क्लास 11 स्टूडेंट्स, अपने फाइनल एग्जाम्स की टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए हर चैप्टर के लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेने वाला हूँ। एक वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे, डेरिवेशंस भी सारे हो जाएंगे, और आप उस चैप्टर में फुल मार्क्स सिक्योर कर लोगे। जैसे कि एक और चैप्टर लेके आऊँ मैं आपके लिए, थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में आपको मैं सारे डेरिवेशंस कराने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन समझा के सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, सारे फॉर्मूले जो यूज होंगे, और फिर उन्हीं फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में फुल स्कोर करना है तो बस इस चैप्टर को पूरा देख लेना। इस वीडियो के बाद थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका सिलेबस जो होगा वो हम पूरा कर देंगे एग्जाम से पहले, और अपने फाइनल्स में आप फुल स्कोर कर लोगे। बाकी फिर हमने 12th में तो तैयारी करनी है। फटाफट से बस इस वीडियो को पूरा देखना, छोटी वीडियो है, आप इस कम टाइम में इस चैप्टर को पूरा मास्टर कर सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। दिस इज साइंस फिजिक्स प्रॉमिस। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को बताने के लिए आपको तीन पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा हीट, दूसरा वर्क, और तीसरा हमारा इंटरनल एनर्जी। तो तीनों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हीट की बात करते हैं। देखो हीट क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, और इसको हम बोलेंगे सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, और बाहर जो भी एनवायरनमेंट है हमारा उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। ये हमारी बेसिक बात है, ये हमारी सराउंडिंग्स हो गई। अब जो भी हीट का लेना देना होगा, जितना भी एनर्जी का लेना देना होगा, मान लो इस सिस्टम में अगर हीट जाए, ये हीट का ट्रांसफर जो होता है, जो भी हीट ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, चाहे सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, चाहे सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, जो भी हीट ट्रांसफर होगा, तो हीट क्या हो गया, इट इज द हीट ट्रांसफर। ये हीट ट्रांसफर होगा किसके बीच में, किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी हीट ट्रांसफर होगा उसको हम बोलेंगे हीट। अब देखो हीट को जो डिनोट करेंगे हम लोग, उसके लिए सिंबल हमारा है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, स्मॉल क्यू। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर जो आपकी हीट है, अगर वो सिस्टम में जा रही है, अगर हीट आपने सिस्टम को दी है, अगर आपने गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट आपने सिस्टम को दी है, तो फिर आप इसको पॉजिटिव में यूज करोगे। और अगर आपने हीट सिस्टम से ली है, इट इज टेकन आउट, इट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम से जा रही है हीट, तो फिर आप उसको कैसे यूज करोगे, नेगेटिव में यूज करोगे। और क्योंकि ये हीट है तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो हमारी क्या यूज करेंगे, हम एसआई यूनिट, वो हम जूल यूज करेंगे। कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो ये हमारी हीट की बेसिक बातें हो गई। अब चलते हैं वर्क पे। तो वर्क क्या होता है, वर्क हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा सिस्टम है, फिर से मैं यहाँ पे सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा एक सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, और इस सिस्टम में हमारे मालूम पिस्टन सी लगा रखी है, और यहाँ पे कोई गैस है, ये हमारी पिस्टन है। चलो ऐसे बना देते हैं इसको, ये हमारा ऐसे करके आप समझ लो एक पिस्टन सी है, ये मूव कर सकती है, ऊपर नीचे जा सकती है। ये पिस्टन हमारी नीचे भी आ सकती है, और हमारी पिस्टन ऊपर भी आ सकती है। अब यहाँ पे हमारे क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से, ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी सिस्टम में हीट जाएगी, तो हीट जाए या बाहर से आए, कैसे भी हो हीट ट्रांसफर हो, इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से इसको पिस्टन को ऊपर पुश कर सकते हैं, ऊपर पुश कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे वर्क हो सकता है। तो जो भी हम सिस्टम को हीट देते हैं, जो भी हम सिस्टम को हीट देते हैं, वो वर्क या तो करवा सकती है, या फिर सिस्टम पे वर्क हो सकता है और वो हीट निकल सकती है। तो जो भी इस पिस्टन की वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे वर्क डन। तो जो वर्क डन हो गया हमारा, वर्क डन हो गया, वो हमारा कुल मिला के ये जो वॉल्यूम में अगर चेंज होगा इस पिस्टन की वजह से, तो ये वर्क डन कैसे कैसे हो सकता है, अगर आपकी गैस काम करे, जो इसके अंदर की गैस है जिसको हम बोल सकते हैं बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है। और वर्क डन क्या हो सकता है बाहर से हम लोग उसे पुश कर रहे हो, सिस्टम पे काम हो जाए, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हो जाए। और अगर हम लोग साइन कन्वेंशन देखें, तो सिस्टम अगर काम करता है तो फिजिक्स में हम इसे पॉजिटिव बोलते हैं, फिजिक्स में पॉजिटिव बोलते हैं, केमिस्ट्री में आप इसे नेगेटिव बोलते हो, लेकिन सिस्टम पे अगर काम होगा तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। अभी हम समझेंगे इन तीनों चीज़ों को कैसे रिलेट करेंगे। वर्क डन भी एनर्जी है, तो इसके एसआई यूनिट भी आप क्या यूज़ करोगे, जूल यूज़ करोगे, और इसमें भी कैलोरी में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा वर्क निकालने का तरीका। और वर्क के लिए हमेशा हमारा एक जनरल फॉर्मूला जो हो गया, वो हो गया प्रेशर के रिस्पेक्ट में, आप ये देख लो पीडीवी का इंटीग्रेशन, पीडीवी का इंटीग्रेशन। तो ये आपको वर्क दे देगा किसी भी प्रोसेस में। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारे अलग अलग वर्क निकलते जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो फिर से मैं फिर से सिस्टम बना देता हूँ।
देखो हमारे पास एक सिस्टम है ऐसे। अब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या मूव भी कर होंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। इन सारी एनर्जीज का अगर मैं सम कर दूं, अगर सिस्टम में प्रेजेंट सारे मॉलिक्यूल सारे पार्टिकल्स की एनर्जी को मैं सम कर दूं, सारे टाइप के, तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है? इंटरनल एनर्जी मिलती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से। इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम यू से, लेकिन हम लोग ज़्यादातर चेंज की बात करते हैं, तो चेंज कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा यू से। डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब भी हम सिस्टम में कुछ हीट देते हैं या सिस्टम पे हीट जाती है या कोई वर्क करता है या वो वर्क हम उस पर करते हैं या वो करता है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी ना निकाल के हम लोग क्या निकालते हैं? चेंज की हमेशा बात करते हैं हम। तो आप डेल्टा यू देखोगे या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में बोलेंगे तो डी यू देखोगे। जैसे आप डब्ल्यू देखोगे या फिर आप क्या देखोगे? छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू देखोगे। इस तरीके से वैसे हीट देखोगे या फिर आप क्या देखोगे? डी क्यू देखोगे। तो फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस भी चलती हैं इस तरीके से। तो ये होगा मैं इंटरनल एनर्जी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या होता है? दिस इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। अभी मैं पार्टिकल्स लिखते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब की एनर्जी का अगर हम सम कर दें तो वो होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मान लो कुछ ऐसा हो गया कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया गलती से, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट हो गई, तो फिर आपका जो डेल्टा यू होगा वो जीरो होगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये हमारी हो गई बेसिक बातें। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, ये बस ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। देखो ये क्या कहता है, मैं आपको वैसे बताता हूँ शॉर्ट में, कि आपके पास मान लो अगर आपके पास एक सिस्टम है, ये आपके पास सिस्टम है, तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? सिंपल, कि आप जो भी सिस्टम को हीट देते हो, आप जो भी सिस्टम को हीट देते हो, मतलब आपने क्यों हीट दी कुछ, ये दो काम करेगी। ये दो काम करेगी। क्या क्या काम करेगी? ये आपकी पिस्टन हो गई, ये आपके दो काम कर सकती है। क्या क्या? मान लो अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आप हीट दोगे, ये आपका क्या करेगा? या तो इसके अंदर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो एनर्जी बच जाएगी उससे क्या कर सकते हैं? हम वर्क भी करवा सकते हैं सिस्टम से। वर्क बाय द सिस्टम भी हो सकता है। भाई सिस्टम में आप जो एनर्जी दोगे वो आप दो काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खाना खाया, आपने कुछ खाना खाया, आपके अंदर एनर्जी आ गई कुछ, तो आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ गई वो इंटरनल एनर्जी हो गई। और उसके बाद आप जो पढ़ाई लिखाई कर लोगे ढंग से, है ना, अपने फाइनल्स में बढ़िया नंबर ले आओगे, तो वो हो गया आपका वर्क। तो आप जो एनर्जी लोगे, अगर आप नहीं खाओगे खाना तो एनर्जी ही नहीं आएगी। तो बस यही बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स कि जो भी आप हीट दोगे या तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, और जो बच जाएगी वो क्या कर जाएगा? वर्क डन सिस्टम। ये फिजिक्स में होता है। केमिस्ट्री में आप कंफ्यूज मत हो ना, केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ सिर्फ वर्क डन का जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टा है। केमिस्ट्री में क्या होता है? हम बोलते हैं कि जो वर्क डन सिस्टम पे होता है, आप सिस्टम में काम कर दो, यहाँ से कुछ एनर्जी आ जाएगी, वर्क की एनर्जी की फॉर्म है, तो आप एनर्जी दोगे, और यहाँ से जो आप हीट दोगे, ये दोनों मिलके इंटरनल एनर्जी बढ़ा देंगी। तो केमिस्ट्री में आप ऐसा पढ़ते हो, डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। लेकिन अभी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केमिस्ट बस आपको बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो ना। लेकिन हमारे फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में ये होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं, तो जो आप हीट दोगे वो दो काम कर सकती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, वर्क डन बढ़ा देगी। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है, कि जो आप हीट देते हो वो या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है या वर्क डन करता है, ऐसे। तो देखो जब के स्टेटमेंट आए तो क्या कभी कभी पूछता है फर्स्ट लॉ में किस पे बेस्ड है, तो आपको यही बोलना है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पे बेस्ड है। तो क्या लिखा है मैंने? वही जो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि एनर्जी भैया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस ट्रांसफर होती है, ना हम बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत सिंपल है ये। मतलब जब भी आप हीट दोगे सिस्टम को, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सिस्टम को हीट दोगे
या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा सिस्टम की, या फिर वो क्या कर देगा, सिस्टम से वर्क करवा लेगा, डूइंग वर्क बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, या फिर सिस्टम से क्या करा लेगा, वर्क करा लेगा। तो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल पूछता है कंजर्वेशन एनर्जी पे। मैथमेटिकल फॉर्म बिल्कुल ये हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया आपके लिए ये, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। और ये मैंने बता रखा है कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का मतलब ये है, क्यू का मतलब जो सिस्टम को हमने हीट दी, और डब्ल्यू का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। क्यों, और यहाँ पे इस वैल्यूज में हम साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करेंगे, तो जो मैंने आपको पहले बताया साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम, देखो हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को एट अ रेट ऑफ 100 वाट, सिस्टम को दे रहे हैं, मतलब ये आपको 8 तो हीट दी है, मतलब क्यू दिया है आपको, और आप सिस्टम को दे रहे हो, तो ये प्लस 100 वाट है। और वॉट का मतलब क्या हो गया, बस वॉट का मतलब कुछ नहीं, कितने जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने जूल। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल्स पर सेकेंड, तो देखो वर्क दे रखा है सिस्टम का, तो किसका काम है, ये सिस्टम का काम है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय सिस्टम। अब बाय सिस्टम है तो ये किस में आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, प्लस 75 जूल्स पर सेकेंड। देखो सिंपल है, आप ऐसे समझो कि आप एक सिस्टम को कुछ हीट देते हो, ये कुछ काम करता है, सिस्टम कुछ काम करता है, और कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, तो Q इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो आपको सिंपली ये यूज़ करना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बस ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन हो गई। तो बोल रहा है इंटर एनर्जी का चेंज बता, तो बस इसका चेंज बताना है। तो Q कितना हो गया, ये हो गया 100 जूल पर सेकेंड, डेल्टा यू हमें पता लगाना है, डब्ल्यू किसमें 75 जूल पर सेकेंड है। देखो बच्चों, मैं यूनिट साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम किस यूनिट में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी किसमें आएगा, जूल पर सेकेंड में आएगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 75 विच इज़ 25 जूल, इतने जूल, लेकिन कितने सेकंड में, एक सेकंड में, तो इतने जूल पर सेकंड। आप चाहो तो इसी बात को क्या बोल सकते हो, 25 वॉट भी बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। काफ़ी बार आपको क्वेश्चंस में हीट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, या फिर आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम हीट निकालने कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आप इसको समझो अच्छे से। देखो क्या लिखा है, अ गीजर हीट्स, हमारा गीजर जो है वो हीट करता है वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट। तो गीजर में जो पानी आ रहा है वो 1 मिनट में 3 लीटर्स आ रहा है। देखो 3 लीटर जो हो गया, वो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया एक तरीके से। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। फ्रॉम 27 टू 77 डिग्री सेल्सियस, तो इतने से इतना टेम्परेचर कर देता है, मतलब हीट कर देता है। इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। बोल रहा है रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल कितना होगा, इफ द हीट ऑफ कंबशन इज 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम। अगर 1 ग्राम इतने जूल खाता है, तो बोल रहा है कि आप बताओ कंबशन फ्यूल कितना यूज हो रहा है, मतलब कितना यूज हो रहा है, मतलब कितना ग्राम यूज हो रहा है। और रेट पूछ रहा है, मतलब टाइम किसमें दे रखा हमें, मिनट में, तो बोल रहा है कितने ग्राम पर मिनट फ्यूल यूज होगा। ये हमारा सवाल है, आपके फाइनल आंसर की यूनिट ये आनी चाहिए। अब एक एक करके जरा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहली बात, आप ये समझो कि आपके पास कोई भी अगर सब्सटेंस होगा ना, कोई भी सब्सटेंस, मान लो इसका मास m है, तो इस सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको हीट बढ़ानी है ना इसकी, अगर इसको आपको हीट करना है, इसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उस जो हीट लगती है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, उसको बोलते हैं सी। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो सी हीट बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो अगर आपको डेल्टा टी से बढ़ाना है, डेल्टा टी का चेंज करना है, तो टोटल क्यू की वैल्यू हो जाती है फिर एम सी डेल्टा टी। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको समझना है और इंपॉर्टेंट है ये। सी हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। तो आपको वाटर की स्पेसिफिक दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको क्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एम सी डेल्टा टी। अब मास निकालना है पानी का, है ना, वाटर का आपको मास निकालना है, तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, और डेंसिटी आपको हमेशा पता होती है भाई पानी की। ये सिंपल ग्राम के टर्म में बोले तो 1 ग्राम पर सीसी, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और अगर आपको मास निकालना है तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो बस, क्योंकि डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इधर चला गया। तो डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना, 3 लीटर्स पर मिनट। 3 लीटर्स पर मिनट मतलब कितना हो गया, 3000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए मैं यूनिट भी लिख रहा हूँ साथ साथ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3000 ग्राम पर मिनट, मतलब 1 मिनट में
1 मिनट में कितना मास आ रहा है गीजर पे पानी का? 1 मिनट में 3000 ग्राम पानी आता है। अच्छा, तो यानी कि 1 मिनट में हीट कितनी चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी हीट यूज हो रही है हमारी, वो हो रही है, मास हो गया आपका 3000 ग्राम पर मिनट। देखो ये सब कुछ 1 मिनट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। अब ये गीजर तो काम करता रहेगा घंटों भर, लेकिन हम सिर्फ 1 मिनट की बात कर रहे हैं। तो 3000 हो गया 1 मिनट में। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 4.2 जूल पर ग्राम। देखो ये पर ग्राम में, 1 ग्राम के लिए, और यहाँ पे हमने ग्राम की बात की है, तो ग्राम, ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए। और डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर का चेंज। तो 77 में से 27 गया, तो 77 में से 27 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर दो, ये आ गया। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी Q इज इक्वल टू 3000 इंटू 4.2 इंटू ये हो गया आपका 50, और ये वैल्यू आ गई जूल में। लेकिन जूल किस में? पर मिनट में। 1 मिनट में इतना जूल यूज हो रहा है। ये आपके आ गई Q की वैल्यू। ये क्या है? ये वैल्यू क्या है? ये अमाउंट ऑफ आपको हीट जो चाहिए, आपको जो अमाउंट ऑफ हीट यूज हो रही है, ये वो है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? देखो आपसे पूछा था कंबशन कितना होगा फ्यूल का, और हीट ऑफ कंबशन दे रखा है। हीट ऑफ कंबशन दे रखा है आपको, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, कितनी हीट यूज होती है कंबशन में? तो 1 ग्राम तो भैया इतनी खा लेता है, 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। पर ग्राम एक तो इतनी खाता है, तो हमारे पास टोटल इतनी है। तो कितना हमारा रेट आएगा? तो रेट निकालने के लिए रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। देखो कई बार यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या कर निकालना है। देखो बच्चों, हमें कितना 1 मिनट में कितने ग्राम होगा, तो ग्राम आपका ऊपर आना चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी ऊपर आनी चाहिए। ये वैल्यू ऊपर कब आएगी? जब ये ग्राम ऊपर चला जाएगा। सिंपल है, आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आप इस वैल्यू को, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको रेट ऑफ हीट से डिवाइड कर दो, हीट ऑफ कंबशन से डिवाइड कर दो। ऐसा ऐसा मैंने क्यों बोला? कि टोटल हीट में से अगर 1 की डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 ग्राम में कितनी लग रही थी, तो टोटल कितनी लगेगी। या फिर आप यूनिट देख के पता लगा सकते हो। ग्राम आपको ऊपर चाहिए, तो ग्राम ऊपर कब आएगा? जब ये नीचे होगा। तो आपको सिंपली इस वैल्यू को 3000 इंटू 4.2 इंटू 50, इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दो किससे? 4 इंटू 10⁴ से। ये आप डिवाइड कर दो। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू देखो 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू हो गया आपकी 2 2 ज़ा, ये हो गया 2.1, ये हो गया आपका 1.5। तो ये वैल्यू आ गई 15 इंटू दिस, 15 इंटू 5 इज 75 इंटू 21, मतलब 2.1 है ना। इसको इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.5 इंटू 2.1, कैलकुलेटर कहाँ गया? वैसे बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, बट ठीक है, मैं आंसर एकदम सही चाहता हूँ। तो 15.75 है ना, 2 नंबर बाद पॉइंट आएगा, तो आएगा आंसर 15.75। तो इतने ग्राम फ्यूल यूज होगा कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो ये हो गया हमारा रेट, और यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं, तो हर किसी में कुछ कुछ कंडीशंस हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, हमारे पास आइसोकोरिक है। तो पहले हम बात करते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसका डेरिवेशन आता है वर्क डन निकालने के लिए। तो पहले आप आइसोथर्मल प्रोसेस समझ लो कि ये क्या होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर लिखा है आइसोथर्मल, तो देखो जैसा इसका नाम है वही इसका काम है। आइसो मतलब हो गया सेम, और थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जो चेंज होगा टेम्परेचर का, चाहे डेल्टा टी बोलो चाहे आप डी टी बोलो, छोटे से ड्यूरेशन में वो 0 आएगा। दूसरी बात, अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको ये इक्वेशन जरूर पता होगी, आइडियल इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू, चलो 1 मोल की बात कर लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आपका सीधे सीधे ये बात हो गई कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, मतलब पीवी इज इक्वल टू आप के लिख सकते हो, के कोई कांस्टेंट हो गया। इसको हम यूज़ करेंगे अपने डेरिवेशन में। तीसरी बात क्या हो गई? तीसरी बात ये है, आप इसी बात को ऐसे यूज़ कर सकते हो। मान लो आपके पास 2 स्टेट है ना, इनिशियल से फाइनल। आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हो, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पी इनिशियल है,
वॉल्यूम की वैल्यू वी इनिशियल है, फाइनल की वैल्यू, फाइनल पोजीशन पे आपकी प्रेशर की वैल्यू फाइनल पी फाइनल हो गई, वॉल्यूम की पी वी फाइनल हो गई। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। मतलब आप ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई कर सकते हो, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, या फिर आप इसको ऐसे भी बोलते हो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एक फॉर्मूला वैलिड हो गया। अब क्योंकि आइजोथर्मल प्रोसेस है, आइजोथर्मल प्रोसेस है, तो आइजोथर्मल प्रोसेस में आपकी टेम्परेचर ज़ीरो है। क्योंकि टेम्परेचर ज़ीरो है इसीलिए जो डेल्टा यू होगा वो भी ज़ीरो होगा। हम आगे डिस्कस करेंगे, जो डेल्टा यू होता है वो एन सी वी डेल्टा टी होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है। मतलब डेल्टा टी पे डिपेंड करता है इस तरीके से। चलो इसको हम अभी आगे ही डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप इतना याद रखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आपका टोटल कितना आता है, जीरो आता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी का सम कितना आता है, जीरो। यानी कि जो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन वो क्या बनेगी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मतलब आप जो भी एनर्जी दोगे ये तो जीरो हो गया, यानी कि आप जो भी सिस्टम को हीट दोगे वही क्या बन जाएगी, वर्क बन जाएगी। क्योंकि इंटरनेट तो चेंज होने नहीं वाली, इसलिए जो आप हीट निकालोगे तो वर्क। तो आपसे अगर पूछे कि भाई हीट निकालो आइसोथर्मल की, तो आप वर्क निकालो। तो कुल मिला के हमें वर्क निकालना है। तो ये सारी बातें आपको आइसोथर्मल में ध्यान रखनी है। अब कर लेते हैं इसका डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका डेरिवेशन क्या है, इसको हम ऐसा कर देते हैं। देखो अगर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन, तो वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका होता है पी डी वी का इंटीग्रेशन। अब क्योंकि आपने यहाँ पे डीवी लिखा है, डीवी, तो डीवी की लिमिट्स आएंगी, मतलब वॉल्यूम की लिमिट्स आएंगी। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ गया, वी इनिशियल से वी फाइनल, वी इनिशियल से वी फाइनल। इसीलिए आप यहाँ पे लगाओगे इनिशियल लिमिट वी इनिशियल और यहाँ लिख दोगे वी फाइनल, सिंपल। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें, लेकिन बाकी कुछ कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। आप इसका ग्राफ ऐसा देख सकते हो, इस तरीके से ग्राफ आएगा। अभी हम आगे ग्राफ भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। और प्लस ये वॉल्यूम के टर्म में, ये इसका इंटीग्रेशन भाई एक्स का इंटीग्रेशन कर सकता है डी एक्स, वाई का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता डी एक्स, वाई को एक्स की टर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे होता है इंटीग्रेशन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रेशर की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब हमें पता है भाई, हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। अगर हम 1 मोल की बात करें, अगर हम 1 मोल की बात करें, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। तो आप पी की जगह क्या लिख सकते हो, पी की जगह क्या आ सकता है, आर टी अपॉन वी आ सकता है। पी की जगह क्या आ सकता है, आर टी अपॉन वी। इसलिए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्रेशर जो है वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाए। और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम डीवी के रिस्पेक्ट में। तो पी की जगह आ जाएगा आर टी अपॉन वी और यह आ जाएगा डीवी इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल। अब देखो आर और टी तो कांस्टेंट है, आर क्यों कांस्टेंट है, ये तो भैया फिक्स होता है आर, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन टेम्परेचर तो है ही कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो दोनों बाहर आ गए। लेकिन कौन वेरिएबल बचा आपका, 1/v, ये आपका अंदर रह जाएगा। और ये आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए भाई। इसका इंटीग्रेशन होता है ln v, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इसका जो इंटीग्रेशन होता है भाई आर टी तो आएगा ही आएगा, 1/v का इंटीग्रेशन होता है log v। लेकिन यहाँ बेस में ई आता है, लेकिन यहाँ बीस अलग करने के लिए आप यहाँ पे 10 लिख दो बस, मतलब लॉग लिख दो यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू जो लिखोगे 2.303 एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तब फिर यहाँ बेस में 10 आ जाता है, सिंपल। आप बेस की इतनी टेंशन मत लो अभी। बाकी या फिर आप लिमिट्स लगा दोगे, लिमिट्स आ जाएगी वी इनिशियल से वी फाइनल। और उसके बाद अगर आप इसको लिखोगे 2.303 आर टी और ये आ जाएगा लॉग। अब ये आएगा पहले v की जगह v फाइनल, फिर माइनस v इनिशियल। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये दोनों वैल्यू आपकी डिवीजन में आ जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर log ऑफ a अपॉन b लिखा है तो इसका मतलब यही होता है log a माइनस log b। तो जब हम लिमिट्स पुट करते हैं अगर, तो यहाँ पे आता है log v फाइनल माइनस log v इनिशियल। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, तो ऐसे लिखा होता है फॉर्मूला। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस में।
अब एक चीज़ याद रखना कि आपको केमिस्ट्री में यहाँ पे जो फॉर्मूला दिखेगा ना, वो आपको माइनस में आता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप वर्क डन नेगेटिव में यूज़ करते हो बाय द सिस्टम, और यहाँ पे बाय द सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है। और अगर बाई चांस यहाँ पे अगर मोल्स भी आ गए ना, मान लो n मोल्स हो गए, तो यहाँ पे बस n लगा देना, और है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर n मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स एक ना हो, ये तो हमने एक मोल का निकाला, लेकिन आपका अगर n मोल्स हो गए तो यही फॉर्मूला बस ऐसे लिख दो आप, 2.303 nRT log वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रेशर दे रखो, वॉल्यूम का रेशियो ना दे रखो, प्रेशर का दे रखो। अब क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बस इसको उल्टा कर दो। कहने का मतलब यही वैल्यू फिर से लिख दो, 2.303 nRT लॉग, लेकिन जब प्रेशर की टर्म में लिखोगे तो ऊपर आएगा इनिशियल वाला और नीचे आएगा फाइनल वाला। इस बात का आप बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। सिमिलरली बात कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, पहले आप समझ लो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का लेना देना नहीं होता, मतलब हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। मतलब आपकी जो क्यू की वैल्यू हो गई वो सीधे सीधे ज़ीरो हो गई। आपकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स होती हैं ये नॉन कंडक्टिंग होती है, इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं। मतलब यहाँ पे सिस्टम के बीच में, इनके बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं। तो यानी कि जो एनर्जी की लेन देन होगा वो सिर्फ क्या होगा, या तो आप बाहर से वर्क करोगे, अगर आप बाहर से वर्क करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर आप इंटरनल एनर्जी, अगर सिस्टम अपना काम करेगा, अगर सिस्टम काम करेगा खुद से, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। इस तरीके से ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारी जो हीट है वो हमारी ज़ीरो होती है। इसी बात को हम कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है वो होती है पी की वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। आप ऐसा बोल सकते हो, पी वी की पावर गामा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये गामा जो है ना, ये गामा जो है, ये गामा एक स्पेशल वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं सी पी अपॉन सी वी। मतलब ये स्पेसिफिक हीट सी है, लेकिन बस कांस्टेंट प्रेशर पे देख लो कितनी आ रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो उसका रेशियो होता है। तो गामा को आप कांस्टेंट ही मानो, अभी हम बात करेंगे गामा के अलग से, लेकिन पी वी के पास गामा कांस्टेंट होता है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, कि पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा, गामा आपको पता होता है, इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल गामा। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी यूज कर सकते हो, है ना। आप इन दोनों को क्या बोल सकते हो, के बोल सकते हो, कांस्टेंट भी है, दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये डायरेक्टली यूज होता है हमारे क्वेश्चंस में। ये तो मैंने पहले दो टर्म्स लिखे हैं, पी इनिशियल वी की पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा, तो ऐसे यूज होता है। इक्वेशन नंबर अगर थर्ड की बात करूँ तो और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कभी भी आप कोई प्रोसेस पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पे जरूर आना है। तो फर्स्ट लॉ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, फर्स्ट लॉ बोलता था आप जो भी हीट देते हो वो या तो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज लाती है, या फिर वर्क डन कराती है। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, ये तो ज़ीरो हो गया भाई, ये तो ज़ीरो हो गया। यानी कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी देखनी है, वो वर्क डन का माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस बात का क्या मतलब है भाई, अगर आप, इस बात का क्या मतलब है देखो समझो, अगर सिस्टम काम करेगा, अगर सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम अगर काम करेगा तो डब्ल्यू तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके आगे माइनस, मतलब इंटर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। अगर सिस्टम खुद काम करेगा तो अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, या फिर सिस्टम पे काम हो जाए, अगर सिस्टम पे काम हो जाए तो इंटर एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन सिस्टम पे जो काम होता है वो तो नेगेटिव में होता है, और नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव, इसलिए ये बढ़ रही है। तो इस हिसाब से हम लोग Q इज इक्वल टू ये हो गया। तो अगर आपसे इंटर एनर्जी पूछेगा तो आप वर्कडन निकालना आना चाहिए, इसीलिए हम लोग वर्कडन का क्या कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद फिर हम इसके ग्राफ भी समझेंगे। तो देखो, वर्कडन अगर निकालना है, फिर से वही प्रोसेस है, वर्कडन निकालने के लिए किसी भी प्रोसेस में आपको वर्कडन निकालना है तो स्टार्ट तो यहीं से होगा, पी डी वी का इंटीग्रेशन, कहाँ कहाँ से कहाँ जाना है, वी इनिशियल से वी फाइनल तक जाना है। लेकिन फिर से प्रेशर तो भैया वेरिएबल है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इनिशियल फाइनल देखो चेंज हो रहा है, तो प्रेशर तो नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन पुट करनी पड़ेगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या बोलती है कि पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। भाई पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, के, ये उधर चला जाएगा तो वी की पावर कितना आ जाएगा, माइनस गामा आ जाएगा, माइनस गामा आ जाएगा। ऐसा बोल सकते हो, देखो आप ऐसा बोल सकते हो। आप ये ध्यान रखो, पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा या पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा, ये दोनों ही के है। इन दोनों को हम यूज़ करके डेरिवेशन कर लेंगे। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गया के कांस्टेंट,
और कितना आ गया, v की पावर माइनस गामा और dv का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, v इनिशियल से v फाइनल। अब k तो कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा और ये बचेगा v की पावर माइनस गामा dv का इंटीग्रेशन v इनिशियल से v फाइनल। अब किसी की भी पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो v लिखा है, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे k, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर को +1 कर दो, इसमें +1 कर दो और नीचे भी फिर क्या कर दो, यही वैल्यू पावर +1 अपॉन गामा +1, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फिर लिमिट्स लगा देंगे, v इनिशियल से v फाइनल। देखो ये जो कांस्टेंट, ये जो नीचे लिखा है हमने गामा का माइनस में गामा +1, ये तो बाहर निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। जो वॉल्यूम v जहाँ लिखा है यहीं पे होगी वैल्यू सब, तो इसको हमें अंदर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस गामा, और इसकी जगह आ जाएगा, पहले v की जगह क्या आएगा, पहले v की जगह आएगा v फाइनल, या आ जाएगा माइनस गामा और +1, फिर आएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो v की जगह आ जाएगा v इनिशियल माइनस गामा +1। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये जो के है इसको अंदर लिख दो, वर्क डन जो निकल रहा है वो हमारा निकल रहा है 1/1 माइनस गामा, लेकिन अंदर कितना आ रहा है, के इंटू दिस, के इंटू वी फाइनल माइनस गामा। और देखो ये जो +1 है ना, +1, इसको अलग से लिख दो, पावर को अलग से लिख दो, एक भाई एक पावर अलग से लिख दी, वी फाइनल की पावर माइनस गामा और +1 था तो ऐसे लिख दिया मैंने, भाई ए की पावर x ए की पावर y क्या होता है, ए की पावर x+y होता है, दोनों को अलग अलग लिख दिया, और माइनस सेम काम ऐसे कर। तो ये k पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, k पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिख दिया k v इनिशियल की पावर माइनस गामा और +1 भी है साथ में, लेकिन बस मैं 1 अलग से लिख रहा हूँ पावर, क्यों, ताकि हमारा सिंपल ना एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाए, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई हमारी, ये जो वैल्यू देखो, जब p इसके बराबर था, जब p इसके बराबर था, तो p फाइनल को क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते, के वी फाइनल की पावर माइनस गामा, और अगर p इसके बराबर है तो क्या p इनिशियल को ऐसा नहीं बोल सकते, के वी की पावर इनिशियल की पावर गामा माइनस गामा। देखो यहाँ पे फाइनल फाइनल लिख दिया तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे अगर इनिशियल इनिशियल लिख दोगे, अगर यहाँ पे इनिशियल इनिशियल लिख दोगे तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा ऐसा। मतलब कुल मिला के ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, क्या ये पी फाइनल की वैल्यू नहीं हो गई, और ये जो वैल्यू है क्या ये पी इनिशियल की वैल्यू नहीं हो गई। तो इसीलिए इसीलिए ये जो फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, यह आ गया पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। देखो ऐसा है बच्चों, जो गामा होता है ना, गामा की वैल्यू ना 1 से बड़ी होती है, 1.4 1.6 इस तरीके 1 से बड़ी होती है, तो 1 माइनस गामा लिखना नेगेटिव हो गया। इसीलिए इस फॉर्मूले को ना हम लोग लिखने के लिए सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि इनिशियल में से फाइनल माइनस करो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे हम पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहते हैं, बस फर्क कुछ नहीं पड़ता, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, अपॉन गामा -1। ऐसा बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गामा जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो नीचे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ऐसा याद कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया ऐसा, ऐसा बन गया, तो ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया। और ऐसा करने से एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यही फॉर्मूला ना एक और तरीके से यूज़ हो सकता है। कैसे भाई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। तो अगर आप इनिशियल इनिशियल लगा दोगे दोनों तरफ तो टेम्परेचर भी इनिशियल हो जाएगा, एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, आर तो कांस्टेंट है, हटाओ उसको, और पी फाइनल वी फाइनल की जगह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एन आर टी फाइनल। तो इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा भी दिखता है, ये फॉर्मूला ऐसा भी दिखता है। यहाँ पे लिखा हो एन आर तो वो तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हो फिर, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन गामा -1। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी होता है। कभी कभी आपको टेम्परेचर का चेंज दे रखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स बता रखे होंगे, टेम्परेचर का चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स बता रखे होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट।
तो ये हो गया इसका फिर डेरिवेशन। अलग अलग प्रोसेस में आपसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ पूछता है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो देखो सारे टाइप के ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो भाई उसकी एक सीधी सीधी लाइन होगी। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर की वैल्यू चेंज ही होगी। प्रेशर की वैल्यू वैल्यू यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे 4 atm लिखा हुआ, तो जो भी होगी वो सेम रहेगी। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर के अलॉन्ग कैसा रहेगा? सेम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये वाला कौन सा प्रोसेस हो गया? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोबारिक प्रोसेस को। आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कैसा रहता है? कांस्टेंट होता है। फिर हम बात कर लेते हैं एक और सिंपल प्रोसेस की जिसका नाम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा होगा? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना कम होगा, मतलब ऐसे ही रहेगा। तो अगर ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फिर ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपको रिप्रेजेंट करेगा आइसोकोरिक प्रोसेस को। आइसोकोरिक प्रोसेस इसका मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। सिर्फ मैं वी लिख देता हूँ, वी का मतलब हो गया वॉल्यूम। सिर्फ कैपिटल वी लिख देते हैं, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बात कर लेते हैं हमारे दो प्रोसेस की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक मान लो ग्राफ ऐसा है और एक मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है। अब इनमें से कोई एडियाबैटिक है, कोई हमारा क्या है? आइसोथर्मल है। तो देखो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल बोलता है कि पीवी कांस्टेंट होता है, पीवी कांस्टेंट होता है। अगर हम यहाँ से dp अपॉन dv निकालें ना, जिसका मतलब क्या हो गया? स्लोप हो गया। देखो कभी भी y एक्सिस में जो लिखा है और x में लिखा है, अगर दिस p अपॉन v निकालेंगे, मतलब dp अपॉन dv निकालेंगे, तो ये स्लोप हो गया। लेकिन अगर आप आइसोथर्मल के लिए स्लोप निकालोगे तो ये वैल्यू जो आती है, ये आती है माइनस पी अपॉन वी। लेकिन अगर आप यही चीज़ आइसोथर्मल के लिए निकालो, आइसोथर्मल के लिए, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और अगर आप यहाँ से निकालोगे डी पी अपॉन डी वी, मतलब अगर आप इसका स्लोप निकालोगे आइसोथर्मल का, वो आता है माइनस पी अपॉन वी, तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे गामा टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है और गामा 1 से बड़ा होता है। इसीलिए आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा आता है और इसका स्लोप कम आता है इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना। ये सॉरी, ये हमारा एडियाबैटिक है, ये हमारा एडियाबैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, एडियाबैटिक का। तो जो हमारा एडियाबैटिक का जो स्लोप आता है वो ज़्यादा आता है और आइसोथर्मल का कम आता है। इसीलिए आप ऐसा समझो जो स्लोप ज़्यादा तेजी से ज़्यादा इसका स्लोप है, तो देखो ये ज़्यादा स्टीप है, ये पिंक वाली लाइन जो ज़्यादा स्टीप है, तो इसीलिए ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एडियाबैटिक को, एडियाबैटिक को। और ये जो हमारा ग्रीन वाला है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोथर्मल को। आप ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। और ये प्रोसेस का डायरेक्शन आपको दे रखा होगा, ऐसे 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 इधर को। तो आप सिंपल इतना भी समझ सकते हो, आप एक समझ लो, एक छोटे से बच्चे को बिठा दो यहाँ पे, एक छोटे से बच्चे को बिठा दो और उसको बोलो बेटा तू झूल। तो कौन सा बच्चा ज़्यादा तेज़ी से झूलेगा? ये वाला ग्रीन वाला ग्राफ वाला कि ये पिंक वाला? तो ये पिंक वाला ग्राफ जो ज़्यादा स्टीप है, तो ये बच्चा तो डायरेक्ट बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो जो ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा वो एडियाबैटिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास ऐसा ग्राफ है, ये पी है ये वी है। मान लो ग्राफ ऐसे ऐसे, चलो उल्टा कर देते हैं, मान लो ग्राफ ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है ग्राफ और ऐसे है, इस तरफ को जा रहा है। तो इनमें से कोई एक एडियाबैटिक है, कोई एक हमारा क्या है? एक एडियाबैटिक है में कौन सा? ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। तो 1 कौन सा है और 2 कौन सा है? आप सोच के बताओ, 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा? तो देखो अगर बच्चे को बिठाओगे आप तो कहाँ तेजी से जाएगा? 2 वाले में। तो 2 वाला कौन सा हो गया? एडियाबैटिक। 1 वाला कौन सा हो गया? आइसोथर्मल। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। रीजन क्या है? रीजन जानना इंपॉर्टेंट है कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस गामा टाइम्स पी वाई वी, और यहाँ पे होता है सिर्फ पी वाई वी। मतलब आप ऐसे आप याद रख सकते हो, एक लाइन में, एक लाइन में याद कर सकते हो कि जो स्लोप होता है आइसोथर्मल का या फिर एडियाबैटिक का बोल लेते हैं, एडियाबैटिक का वो गामा टाइम्स होता है इसके स्लोप के, आइसोथर्मल के। ये आप याद रखो। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब प्रूव करते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में भी जरूर पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv, जो होता है वो हमारा R के बराबर होता है।
मतलब जो सीपी है वो क्या है, आप सिस्टम में हीट दे रहे हो पर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देते हो तब आप कैलकुलेट करते हो स्पेसिफिक, तब उसे सीपी बोलते हैं। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो सीवी बोलते हैं, और आर तुम्हारा है कांस्टेंट, तो सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी सीवी से बड़ा होता है। तो मेयर्स फॉर्मूला यही बोलता है। इसको चलो प्रूफ करते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप जो भी सिस्टम को हीट दोगे वो दो काम करेगी, इंटर एनर्जी बढ़ाएगी और आपका वर्क डन हो जाएगा। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा और छोटे टाइम पीरियड में देख लेते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स है तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में चलेंगे। तो आप डी क्यू इज इक्वल टू, इस डी यू की जगह आप डी यू की जगह लिख दो, डेल्टा यू की जगह लिख दो डी यू, और यहाँ लिख दो डी डब्ल्यू। चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो कि आप छोटी सी हीट दोगे जो सिस्टम को, वो छोटा सा चेंज कर देगी इंटरनल एनर्जी में, और थोड़ा क्या कर लेगा, वर्क डन भी हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा। अब डी क्यू तो डी क्यू रहा, लेकिन इसको आप डी यू रहने दो, लेकिन डी डब्ल्यू को आप कैसे बोल सकते हो, पी डी वी। क्या बोल सकते हो, पी डी वी। तो ये हमारी जो इक्वेशन हो गई, हम इसको यूज़ कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं आगे। अब देखो आपको ये डेरिवेशन कैसे प्रोसीड करना है। अब हमारे दो प्रोसेस है ना, हमें कांस्टेंट प्रेशर पे जाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम में जाना है। तो इसी बात को पहले आप कंसिडर करो कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हो, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डीवी तो जीरो हो गया ना भाई। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन तो होगा ही नहीं, तो ये जीरो हो गया, और ये फैक्टर तो जीरो हो गया। तो डी क्यू कितना आया, डी क्यू इज इक्वल टू आया सिर्फ डी यू। और इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हमारी होती है एन सी वी, है ना। हम लोग एक मोल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मोल की बात कर लेते हैं, फॉर वन मोल। तो अगर हम डी की बात करें तो ये होता है सी डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब हो गया डी टी। बस आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो यहाँ पे आएगा सी वी, यहाँ पे आएगा सी वी। ये हमारी क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा है। फिर आप क्या करोगे, आप यही बात कर लोगे किस में डिस्कस, एट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो फिर से डी क्यू इज इक्वल टू क्या है भाई, डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, डी यू प्लस पी डी वी, ये हो गया। अब डी क्यू कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ये हमारा सी पी डी टी होता है, सी पी डी टी होता है। डी यू की वैल्यू, डी यू की वैल्यू अभी हमने यहाँ से देखो, यहाँ से हमने डी यू की वैल्यू क्या लिखी थी, ये डी यू की ही वैल्यू तो लिखी थी हमने। डी यू की वैल्यू क्या आई थी, सी वी डी टी आई थी। यहाँ से, यहाँ से ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आई थी, लेकिन जो हमारी डी यू की वैल्यू है वो कितनी है, सी वी डी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो डी यू का आपको याद रखना है, ऐसे याद रखो यू और वी, तो डी यू की वैल्यू इतनी होती है। तो इसी डी यू वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लो, सी वी डी टी। और पी डी वी का क्या करें, पी डी वी का क्या करें, पी डी वी क्या है भाई, पी वी इज इक्वल टू होता है आर टी। आप दोनों तरफ डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो, तो प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि, तो आप लिखोगे पी डी वी इज इक्वल टू आर, तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर का चेंज क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो पी डी वी की जगह क्या आ जाएगा, आर डी टी, आर डी टी। अब देखो तीनों ही एक्सप्रेशन में डी टी कैंसिल है, तो सी पी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी वी प्लस आर। तो इतना आसान है इसको डिराइव करना, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। फिर से ज़रा समराइज कर देते हैं इस बात को कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डब्ल्यू का हम लोग चेंज ऐसे लिख देते हैं, पी डी वी। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो ये खत्म हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो ये होती है, डी यू की वैल्यू क्या होती है, सी वी डी टी होती है। फिर हमने बोला कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसकी वैल्यू ये होती है ना। ये भी आप ध्यान रखो भाई, अगर आपको डी क्यू निकालना है तो क्यू डिपेंड करता है आपका सी पी पे, और यू आपका डिपेंड करता है सी वी पे, ये आप याद रखो। तो बस फिर इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, डी टी टी कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रूफ हो गया। आपको कुछ बातें और खास रखनी है याद, तो गामा होता है वो सी पी अपॉन सी वी होता है, गामा जो होता है सी पी अपॉन सी वी होता है। तो ये अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए आपको याद रखना पड़ता है। जैसे मान लो मोनो अटोमिक गैस हो गई, अगर अगर मोनो अटोमिक गैस हो गई, जैसे हीलियम हो गया जिसमें सिर्फ एक एटम हो, तो ऐसी के लिए ये हमारा जो गामा होता है, आप इसको ऐसे याद रखो, 1+2/f। एफ को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब किस किस एनर्जी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग इसको पढ़ते हैं
कि हमारे पास जो गैस पार्टिकल कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है, किस किस एक्सिस के अलॉन्ग, तो सिर्फ 3 ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे एफ की जगह 3 डाल दो, तो इसके लिए एफ की वैल्यू 3 होती है, एफ की वैल्यू 3 होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ डायटोमिक, अगर कोई 2 आइटम वाली हो गई है ना, डायटोमिक वाला जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, है ना, यहाँ पे हीलियम आ गया सिंगल एटम में, या ट्राई एटॉमिक भी हो सकती है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकती है। तो आपको गामा की वैल्यू वैसे गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो मोनो और डाया पूछेगा ज़्यादातर। ट्राई एटॉमिक में भी 2 2 केस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, 3 ट्रांसलेशन एक्सिस में एनर्जी होती है और 2 हमारी रोटेशनल भी हो जाती है। और ट्राई एटॉमिक में भी आपके 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हमारी 6 भी हो सकती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। 6 कब होगा, 6 होगा, और 7 कब होगा? 6 होता है तब जब आपकी जो गैस हो वो आपकी लीनियर ना हो, मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर जो उसका वो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हो। और 7 कब होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होगा जब। और यहाँ पे आएगा नॉन लीनियर के लिए। तो देखो जैसे मान लो आपसे वैल्यू पूछे कि भाई आपके पास हीलियम गैस का एग्जांपल, मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें हीलियम गैस के लिए पूछा है, तो हीलियम कैसी है? मोनोटॉमिक है, तो एफ की वैल्यू 3 हो गई, तो इसकी वैल्यू होगी 1 + 2/3। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 5/3, है ना। तो अगले पेज में लिख देता हूँ मैं ये वैल्यूज़ मैं अगले पेज में लिख देता हूँ। तो अगर आप गामा निकालोगे तो गामा की वैल्यू कितनी है? 1 + 2/f, ये आप याद रखो। तो अगर मोनो होगा, अगर मोनो है, डाया है और ट्राई है, ट्राई एटॉमिक, है ना, डाया एटॉमिक, तो मोनो के लिए आपको मोनोटॉमिक पूरा लिख देते हैं। अगर मोनोटॉमिक है तो एफ की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है? 3 यूज़ करनी है। डायटॉमिक होगा तो कितनी यूज़ करनी है? 5 यूज़ करनी है। ट्राई एटॉमिक होगा तो 2 हो सकती हैं। यूजुअली आपको 6 ही यूज़ करनी होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मोनोटॉमिक होगा तो गामा की वैल्यू आप क्या यूज़ करोगे? एफ की जगह 3 डाल दो, तो ये वैल्यू देखो 3 डालोगे तो कितनी आ जाएगी? 5/3। ये 5/3 होती है। यहाँ 5 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 + 2 7/5। और 6 डालोगे तो गामा की वैल्यू देखो, 6 डालोगे तो 1/3, यहाँ पे आएगा 4/3। तो ज़्यादातर 4/3 हम यूज़ करते हैं ट्राइएटॉमिक के लिए। और 7 डालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 डालोगे तो 9/7 आ जाएगा। रेयरली हम ये यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम यही यूज़ कर लेते हैं। आप चाहो तो ये डेसिमल भी यूज़ कर सकते हो। गामा इज इक्वल टू, ये देखो 1.66 हो गया ये। यहाँ पे कितना हो गया गामा? ये 1.4 हो गया। ये कितना हो गया? ये 1.33 हो गया। तो इस तरीके से गामा की वैल्यू चेंज होती रहती है। आपको क्वेश्चंस पे गिवन होगी, लेकिन हाँ आप ये याद रखो 1 + 2/f और डिग्री फिट डाल देना। तो बस ये आप याद रखना, ये जो मैंने आप ब्लू बॉक्स में डाल रहा हूँ मैं, आप ये वैल्यूज़ याद रखना, है ना। ये 7 कब है? 7 कब है? जब लीनियर है। लीनियर है तो ज़्यादा है, नॉन लीनियर है तो कम है, नॉन लीनियर तो कम है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे और ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया। वट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 × 10⁻² kg ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन गैस लिखा है तो ये N2 है, पहली बात। एट रूम टेम्परेचर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 45 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में हम चेंज जो कर रहे हैं वो 45 का चेंज कर रहे हैं। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो बोल रहा है भाई हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। मतलब देखो हीट पूछ रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी हीट देनी पड़ेगी। ये मास दे रखा है नाइट्रोजन का, और हमें क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। और जो मैं आर की वैल्यू दे रखी है ये जूल पर मोल में दे रखी है, ये मोल में दे रखी है। मतलब कि आपको पहले नाइट्रोजन के मोल्स निकालने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले नाइट्रोजन के। तो नंबर ऑफ मोल्स का तरीका क्या होगा? गिवन वेट कितना है आपका, ग्राम में लिखना पड़ेगा ये। तो ये लिखा हुआ है 2 × 10⁻² kg। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्राम में चेंज हो गया। और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपको? 28। तो यहाँ पे 28 लिख देंगे हम। तो ये हमारा आ गया 20/28, है ना। मतलब आप बोल सकते हो 10/14 या फिर 5/7। इतने हमारे मोल्स आ गए, इतने मोल्स आ गए हमारे किसके? नाइट्रोजन के। अगर आपको अब क्यू निकालना है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? NCP∆T, NCP∆T। अब CP निकालने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो CV और CP दोनों आप निकाल सकते हो। बस CV देखो, CP क्या होता है? CP CV से R ज़्यादा होता है। तो CV अगर पता होगा तो बस R और जोड़ देंगे तो CP आ जाएगा। और CV कैसे निकलेगा? CV निकालने के लिए आप बस ये कर देना FR/2। बस ये आप याद रखो। मतलब अगर ट्राई एटॉमिक गैस होगी या डायटोमिक या मोनोटॉमिक, जैसे मान लो अगर मोनोटॉमिक गैस होगी,
तो CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 डाल देंगे, 3 होती है इसकी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3r/2। और CP कितना हो जाएगा फिर, बस इसमें R और जोड़ दो। तो अगर इसमें R ऐड करोगे तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 5/2। अगर डाया अटोमिक होगी मान लो तो CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5r/2। और CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें R और जोड़ दो तो प्लस R कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7r/2। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो बस आप CV की वैल्यू याद रखो, CP निकालने के लिए तो R इसमें ऐड कर देना। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सी गैस है, देखो N2 है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारा N2 की तरह एग्जिस्ट करता है, तो डायटोमिक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए आपके 5/7। CP की वैल्यू कितनी होगी, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक के लिए यहाँ पे आएगा 5r/2 CV की वैल्यू, लेकिन CP की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें R और जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आएगी 7r/2। तो अगर आपने एक बार ये वैल्यू याद कर ली तो ये फिर निकालना ईजी हो जाएगा। और डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना दे रखा है 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दो। 5/7 का मतलब हो गया 0.71, चलो इतना ही कर लेते हैं, इंटू 7/2 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8 दे रखी है 8.3 और 45। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़रा फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है हमारी 0.71 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 8.3 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 45 से, और ये जितना भी आएगा इसको फिर हमें डिवाइड करना है 2 से। तो हमारा जिसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 928.14। तो इतनी हमारी क्या आ रही है, हमारी हीट आ रही है, और ये जूल में आ रही होगी, किस में आ रही होगी, जूल में। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्यू डिपेंड करता है CP पे, इंटेंसिटी डिपेंड करती है CV पे। CV निकालने का तरीका ये हो गया, और अगर आपको CV पता है तो CP निकालने के लिए बस R और ऐड कर देना। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अ सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 moles ऑफ हाइड्रोजन at standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made up of a heat insulator. Insulator की बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। And the piston is insulated by having a pile of sand on it. तो देखो इंसुलेटर फैला रखा है, ये आपको इससे ये बताना चाह रहा है कि इंसुलेटर है भाई तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोसेस कैसा है, कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये आपको ध्यान लगाना है। तो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको बताएगा प्रोसेस कैसा है। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, बोलता किस फैक्टर से प्रेशर बढ़ जाएगा इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम के हाफ हो जाए। मान लो आपके पास P इनिशियल और P फाइनल है ना, ये आपके पास वैल्यूज हैं। एक हो गया V इनिशियल और V फाइनल, तो ये तो चलो हमें गिवन है जो भी होगा, P इनिशियल V इनिशियल। बोल रहा है फाइनल कितना हो जाएगा, कितने फैक्टर से चेंज हो जाएगा ये। अगर V इनिशियल की वैल्यू V इनिशियल है और V फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई, ये कंप्रेस हो गई हाफ की, तो इनिशियल का आधा हो गई। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये वैल्यूज आपको गिवन है भाई। P इनिशियल है, P फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर V फाइनल कितना हो रहा होगा, आधा हो रहा होगा। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन पता होनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होती है भाई इसकी, एडियाबैटिक की, ये क्या बोलता है, ये बोलता है P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा, P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हम यूज़ कर लेंगे बस। अब बस हमें इनिशियल तो पता ही है, इनिशियल तो ऐसे ही रहने दो। P फाइनल कितना हो गया, P फाइनल हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, V इनिशियल/2 इसकी पावर गामा। तो हमें P फाइनल निकालना है, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया ये आ गया P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल V इनिशियल की पावर गामा अपॉन 2 की पावर गामा, दोनों को दे दिया गामा। तो देखो ये वॉल्यूम तो कट जाएगा, जो फैक्टर में नहीं चाहिए तो कट जाएगा। तो P फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 की पावर गामा टाइम्स P इनिशियल। अब बस गामा कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन सी गैस होती है भाई, H2 है। H2 मतलब डायटोमिक गैस हो गई। और डायटोमिक गैस के लिए गामा कैसा होता है, ये होता है 1+2/F। और डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1+2/5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7/5। इसको आप चाहो तो 1.4 भी यूज़ कर सकते हो, चाहे 7/5 रहने दो। तो बस यहाँ पे 2 की पावर कितना लिख दो 1.5
इनिशियल। तो आप बोलोगे बस जो फाइनल प्रेशर होगा वो 2 की पावर 1.4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर के। चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये हो गया इसका आंसर। टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉपकॉक। ए कंटेन्स अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm यूज करते हैं हम लोग। बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब हो गया आपका आइसोथर्मल। मतलब टेम्परेचर एक तो इंसुलेटेड है, आइसोथर्मल हो गया। थर्मल इंसुलेट का मतलब टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, आपके पास ऐसे 2 सिलेंडर है और बीच में आपने एक पार्टीशन लगा रखा है ऐसे। तो इस वाले पार्टीशन को आप ए बोल रहे हो, इस वाले पार्टीशन को बी बोल रहे हो। तो शुरू में तो सारी की सारी गैस इधर ही है और ये हमारा जो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको स्टॉप कॉक बोल रहा है वो। तो बोल रहा है अगर हमने इसको हटा दिया अचानक से तो क्या होगा। तो देखो आपका प्रोसेस कैसा है, ये आइसोथर्मल है, थर्मली आइसोलेटेड लिखा है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा साइड कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर और वॉल्यूम कैसे हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब दोनों क्योंकि बराबर बराबर वॉल्यूम के हैं, तो अगर आपने पिस्टन हटा दिया तो आपने वॉल्यूम क्या कर दिया है ना, पहले पार्ट का आंसर। जैसे आपने ये हटाया पहले वॉल्यूम आधा इतना था, जब आपने ये हटा दिया तो वॉल्यूम पूरा हो गया। तो वॉल्यूम जो हो रहा है वो डबल हो रहा है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा फिर, हाफ हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नया प्रेशर कितना आएगा, पहले था भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, इस बार कितना आएगा 0.5 atm। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है व्हाट इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा, 0 आएगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड करता है। लास्ट सी पार्ट क्या है, व्हाट इज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। भाई वो तो हम पहले ही बता चुके हैं, टेम्परेचर में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। In changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, तो A से B जा रहे हैं हम लोग, adiabatically जा रहे हैं। An amount of work done is equal to 22.3 joule is done on the system। हमने 22.3 जूल वर्क किया, सिस्टम पे वर्क किया। इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव में आएगा ये। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया अ प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरी। सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है हीट। हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। देखो हमारे पास एक हमारी स्टेट ए है, सिस्टम ए पे बैठा है अभी ए पॉइंट पे, और फिर बी एक दूसरा स्टेट हो गया। हर स्टेट पे अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, और यहाँ पे भी Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा। लेकिन बस एक बात है, ये जो डेल्टा यू होता है ना, ये इस चेंज का होता है ए से बी के बीच में। तो डेल्टा यू सेम रहेगा। इंटरनल एनर्जी जो होती है ये, इसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। मतलब सिर्फ टेम्परेचर पे, तो ए पे कुछ टेम्परेचर रहा होगा, बी पे कुछ, तो इन टेम्परेचर डिफरेंस पे, इसलिए डेल्टा यू दोनों के लिए सेम रहेगा। हाँ क्यू और डब्ल्यू दोनों के अलग अलग होंगे। अभी बोल रहा है कि इधर एडियाबैटिक है, इधर देखो क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक है, तो क्यू 0 हो गया। तो यहाँ से आप डेल्टा यू निकाल सकते हो। तो डेल्टा यू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू। और डब्ल्यू कितना बोल रहा है इसमें, डब्ल्यू बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क किया, इसलिए किसमें आएगा, माइनस के साथ आएगा। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 22.3 जूल, लेकिन ये प्लस में आई है ना, ये हमारी प्लस में आ गई। फिर से लिख देता मैं इसको, डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस 23 जूल। हाँ लेकिन डेल्टा यू चेंज पे डिपेंड करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो बोल रहा है यहाँ पे बताओ, फिर बताओ यहाँ पे कितनी हमारी वर्क डन कितना आएगा। तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन पूछा है। और अगर हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम 9.3, तो हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे आएगा 9.35, एब्जॉर्ब किए तो प्लस में आएगा। बस ध्यान रखना ये कैलोरी में है, और हम लोग इसको किस में यूज़ कर रहे हैं, जूल में। तो इसको आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। जूल में चेंज करने के लिए एक कैलोरी में 4.2 होते हैं, इन्होंने बोला 4.19 यूज़ करेंगे, तो अब ये जूल में आ गया। अब ये इतने जूल बराबर हो गया किसके, डेल्टा यू। डेल्टा यू हमने यूज़ कर लिया था 22.3, और डब्ल्यू हमें निकालना है। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी दिस इंटू दिस माइनस, है ना, ये वैल्यू जितनी भी आएगी -22.3, इतने जूल हमारा आंसर आ जाएगा।
अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। आप मत करना कैलकुलेटर यूज़, ये मेरे लिए है। 9.35 इंटू इंटू 4.19, ये आएगा 39.17, है ना। दोनों वैल्यू से लिखो ताकि क्रॉस वेरीफाई हो सके। माइनस 22.3, ये आ रहा है 16.87। तो फाइनल आंसर जो है वो 16.87 जूल। देखो ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है अपने आप, तो यही हो जाएगा हमारा किसका आंसर। Two bodies at different temperatures, T1 and T2, are brought in contact. Under what condition do they settle to the mean temperature T1 plus T2 upon 2 after they attain equilibrium? बोला हमारे पास दो बॉडीज, इनके अलग अलग टेम्परेचर है T1 T2। देखो इसको अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे हमारे पास बॉडीज हैं और इनको हमने अलग करा हुआ है ऐसे, ये हमारी दो अलग अलग बॉडीज हैं ऐसे। तो ये हमारी अलग बॉडी है, तो इसका मास अलग हो सकता है इस बॉडी का, इस बॉडी का मास अलग हो सकता है। बॉडी अलग अलग है तो इनकी स्पेसिफिक हीट्स भी क्या होंगी, अलग अलग हो सकती हैं। और इनका टेम्परेचर भी क्या होगा, शुरू में कुछ अलग अलग होगा ऐसे। ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, लेकिन हमने क्या करा, इनको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने दिया। मतलब किस तरीके से यहाँ से अलाउ कर दिया गैस को मूव करना, जो भी है ये। और इसके बाद क्या होगा, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है, ये M1C1 तो बैठा ही है यहाँ पे, M2C2 तो है यहाँ पे, है ना, M2C2। लेकिन अब जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो फाइनली क्या बन गया, एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो हीट होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जाती है। हमेशा हाई हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे हीट ट्रांसफर होती है। मान लेते हैं कि T1 बड़ा है T2 से, ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो हीट इधर को फ्लो करेगी ऐसे। तो अगर हीट यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये टेम्परेचर गिर रहा है, ये टेम्परेचर छोटा हो रहा है, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपको एक कैलोरीमेट्री कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो ये बोलता है कि भाई हीट का लॉस थोड़ी होगा, जो हीट लॉस करेगा दूसरा वाला जो गेन करेगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। भाई आपके 100 रुपये गए किसी के पास, तो किसी के आ भी तो गए, है ना, तो कहीं गए थोड़ी पैसे, बस रोटेट हो रहे हैं। तो हीट लॉस जो होगा, तो हीट लॉस कितना हुआ, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इसका टेम्परेचर का चेंज क्या हुआ, तो ये टेम्परेचर गिर रहा है, इसका टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब T1 बड़ा है, फिर T फाइनल है, और फिर हमारा T2 है, ऐसे है। T1 गिर के T फाइनल पे आ गया, इसका टेम्परेचर बढ़ के T फाइनल पे आ गया। तो यहाँ पे बस हम बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। तो आप बड़े में से, तो यहाँ पे लिखोगे आप T1 में से T फाइनल, इसका टेम्परेचर गिर गया तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, और इसने हीट गेन कर ली, तो M2C2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन टेम्परेचर गेन कितना हुआ, इसने T2 से अपना टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर लिया, T फाइनल। तो बड़ा वाला टेम्परेचर कौन है, T फाइनल, छोटा कौन सा है, T2। तो यहाँ पे आप लिखोगे T फाइनल माइनस T2। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, क्या निकालना है हमें, T फाइनल निकालना है, T फाइनल निकालना है। तो यह आ गया M1C1 T1 माइनस M1C1 T फाइनल इज इक्वल टू M2C2 T फाइनल माइनस M2C2 T2। तो T फाइनल वाले एक तरफ ले आओ, ये इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आ लेते हैं, इसको इधर ले आ लेते हैं। तो देखो ये वैल्यू क्या बन रही है, ये वैल्यू बन रही है M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 इज इक्वल टू M1C1 प्लस M2C2, और देखो T फाइनल मैंने कॉमन निकाल लिया। तो जब फाइनल रिजल्ट आया, इसको देखो ध्यान से, ये फाइनल वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उधर स्पेस नहीं बचा, इधर देखो T फाइनल की वैल्यू कितनी आ रही है, T फाइनल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये वैल्यू M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन, अपॉन में क्या आ रहा है, M1C1 प्लस M2C2, M1C1 प्लस M2C2, ऐसा ये हमारा T फाइनल आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमें ये वैल्यू, तो ये तो जनरल आंसर हो गया, बोल रहा नहीं मीन के बराबर कब आएगा। देखो मीन के बराबर तभी आ सकता है जब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। मतलब अगर अगर ऐसा हो जाए कि आपने बॉडीज भी सेम ले ली और उनके प्रोडक्ट जो है M1C1 और M2C2 अगर बराबर आ गया बाई चांस, तो होगा क्या है यहाँ पे, मान लो इसको कुछ बोल देते हैं, x बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x T2, और नीचे भी कितने x हो जाएंगे, x प्लस x कितना हो गया 2x, और x कॉमन लेके कट जाएगा,
एक्स कॉमन लेके कट जाएगा ऐसे, तो टी फाइनल तब कितना आ जाएगा, T1 प्लस T2/2, जैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन हमें ऐसे करना है और हम फाइनली हम क्या बोलेंगे, अगर ये हुआ, अगर ये वैल्यू आपस में बराबर हो गई, तब जाके फिर जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T1 प्लस T2/2 आएगा, अदरवाइज तो फिर ऐसा आएगा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस जो है वो ग्राफ पे आएंगे, आपको प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ दे रखा होगा, आपसे वर्क डन पूछेगा। तो अगर आपके पास ये साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे डी से स्टार्ट हो रहा है, ई से जा रहा है, फिर एफ पे जा रहा है, तो आपको निकालने का तरीका क्या होगा, आपको बस एरिया निकालना है इस फिगर का। एरिया अंडर द पीवी कर्व निकाल लो आप, एरिया अंडर द पीवी कर्व, इसके अंदर का एरिया निकाल लो, तो आपको एरिया वर्क मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपका वर्क, अगर ये आपका वर्क हुआ, अगर ये आपको साइकिल जो है अगर आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, क्लॉकवाइज, हो सकता है आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे, अगर आपको क्लॉकवाइज दिख रही है तो ये वर्क डन कैसा आएगा, ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा होता है इसीलिए। और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ये ग्राफ, तो आपको फिर वर्क डन कैसा दिखना है, आपको नेगेटिव में लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा कंप्रेशन हो रहा होता है, बस इसीलिए। तो बस आपको ये बात का ध्यान रखना है, तो आपके फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट डी, तो डी से स्टार्ट हुआ ये, टू एन इंटरमीडिएट स्टेट ई by the linear process shown in figure. Its volume is then reduced to the original value from E to F. देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले भी इतनी थी, फिर बाद में भी इतनी हो गई, बाय एन आइसोबारिक प्रोसेस। ये आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर सेम है तो आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम सेम है तो आइसोकोरिक प्रोसेस। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ, मतलब पूरे ही प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। तो आप सिंपली बस क्या निकाल लो, वर्क डन निकाल लो, हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यूज आपको कुछ गिवन है, ये वैल्यूज ऐड होनी रह गई है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2, 5, 300, 600। ये वैल्यू आपको दे रखी थी 2, ये वैल्यू आपको दे रखी थी 5, ये वैल्यू 5 है, ये 2 है, ये आपकी 300 है, और ये आपकी फिर 600 है। और आपको बता रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, सब ऐसा यूनिट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट वर्क डन की क्या होती है, जूल। हाफ इंटू बेस कितना हो गया ये, तो ये 5 माइनस 2, ये गैप कितने का हो गया, 3 का हो गया। ये गैप कितने का हो गया, ये 3 का हो गया। और ये हाइट कितनी हो गई हमारी, ये हाइट हो गई 600 में से 300 चला गया, तो इनके बीच में कितना गैप है, 300 का, 300। तो आपका बेस हो गया आपका 3, और जबकि हाइट है, हाइट वो कितनी हो गई 300। तो सीधे सीधे इसका आंसर आ गया 150, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो कितना जा जाएगा, 2 150 जा, तो ये वैल्यू आ गई 450 जूल। अब बस आपको ये चेक करना है फाइनली कि ये आपको ग्राफ क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसीलिए आंसर कैसा आएगा, प्लस। बच्चों कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरली सेटल टू द मेन टेम्परेचर T1 प्लस T2/2। बोल रहा है अगर दो बॉडीज हैं, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, एक आपके पास दो अलग बॉडीज थी, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 पे, है ना। इसका मास M1 था, इसका C1 था, इसका M2 था, ये C2 था। बोला जरूरी नहीं है कि जो मीन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे अटेंड करें लोग, उसका टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 है, मतलब एवरेज है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, टी फाइनल कितना होता है भाई, M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन, फिर इन दोनों वैल्यू T1 T2 उड़ा दो, नीचे लिख दो बस M1C1 प्लस M2C2। अब ये तभी होगा, ये तभी हो सकता है जब M1C1 क्या हो, M1C1 क्या हो, M2C2 के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तब जाके फिर आपका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T1 प्लस T2/2 आएगा। यही हमने डिस्कस किया था, ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है, आप इसको याद रखना बस, M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन T1 T2 उड़ा दो, नीचे आएगा M1C1 प्लस M2C2। और अगर वो दोनों, अगर, है ना, ये भी लिख देते चलो यहीं पे, अगर दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों बराबर होंगे तब जाके फिर फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया सिर्फ दोनों को ऐड कर दो, है कितने, दो, और दो से डिवाइड कर दो, तो वही मैंने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाई द कूलेंट इन अ केमिकल और अ न्यूक्लियर प्लांट दैट इज द लिक्विड यूज्ड टू प्रिवेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट, मतलब वो लिक्विड जो प्लांट को गर्म होने से रोकता है जगह जगह से, शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। देखो जब भी किसी की हाई स्पेसिफिक हीट होगी ना,
हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है आप ये समझ लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब हो गया, हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब हो गया कि टेम्परेचर तो आप थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ेगा ना, पर वो हीट जो होगा ना, वो हीट जो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा जो, वो बहुत ज़्यादा कर लेगा। अब हीट एब्जॉर्ब अगर ज़्यादा कर लेगा तो अपने आसपास की जो सराउंडिंग होगी वहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। बस ये आप समझ लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर है ना वो कम रहेगा सराउंडिंग का। तो यही लॉजिक है। अब देखो इसका आंसर क्या है। तो कूलेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो कूलेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं हाई स्पेसिफिक हीट का, ताकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, कितने कम टेम्परेचर पे भी। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो प्लांट के जो पार्ट्स होंगे वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएंगे, वो टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके और भी सवाल आते हैं, जैसे मान लो कि ये तो चलो नहीं, जैसे मान लो ये सवाल, द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ अ टाउन इन अ डेजर्ट। देखो हार्बर टाउन का मतलब हो गया पानी वाला जगह, जहाँ आसपास वाटर हो आसपास। तो बोल रहे यहाँ का टेम्परेचर होता है ना वो टेम्परेट ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो डेजर्ट का होता है ना, सेम लैटिट्यूड पे सेम जोग्राफिकल इक्वेशन हो, लेकिन अगर पानी वाला टाउन है, कहीं पे पानी है, तो वहाँ का टेम्परेचर फिर भी ठीक रहता है, लेकिन जो डेजर्ट वाला है वो गर्म। तो देखो जो पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डेजर्ट अगर मैं सैंड से कंपेयर करूँ, सैंड का जो होता है स्पेसिफिक हीट वो काफ़ी कम होता है, ऑलमोस्ट ये 4 से 5 गुना होता है। अब पानी का अगर ज़्यादा है तो फिर वही रीज़न हो जाएगा कि जो हार्बर टाउन है वहाँ पानी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आसपास का इलाका क्या रहेगा, ठीक ठाक टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यही सैंड जो है इसका स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, तो ये ज़्यादा हीट ले लेता है। तो इसीलिए यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। देखो हार्बर टाउन इज क्लोज टू अ लार्ज वाटर बॉडी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर के पास स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, सो इट वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली। ये गर्म भी जल्दी होता है और ठंड, सॉरी, गर्म भी आराम आराम से होगा और ठंडा भी आराम आराम से होगा। इसी वजह से ये अपने आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या रखता है, ठीक ठाक रखता है, मॉडरेट रखता है। लेकिन डेजर्ट्स के पास वाटर रिजर्वर नहीं होते, और उनका फिर डे टाइम में जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर तो और कम होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम होगा तो बहुत जल्दी भी कम हो जाता है, जल्दी कम भी हो जाता है, जल्दी ज़्यादा भी हो जाता है। इसीलिए ये ज़्यादा टेम्परेट नहीं रहता, हार्बर क्लाइमेट ज़्यादा टेम्परेट रहता है। तो इस तरीके के बहुत सारे आंसर होता है। इसका एक और एग्जाम्पल हो गया लैंड ब्रीज सी ब्रीज। आपने बचपन में पढ़ा होगा लैंड ब्रीज सी ब्रीज, या आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है लैंड ब्रीज सी ब्रीज कैसे होते हैं। हम चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, भाई ऐसे करके आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, बस पे बिठा दिया मैंने आपको और मस्त आप जा रहे हो, ठीक है भाई, ये आपकी खिड़की भी बना देते हैं और फिर 2 4 बच्चे बना देते हैं यहाँ पे, ये बच्चे हो गए और बस जा रही है ऐसे। अब जब ड्राइविंग करते हैं तो ये टायर ऐसे घूम रहे हैं भाई, टायर घूम रहे हैं। तो भाई टायर अगर घूम रहे हैं, टायर के अंदर जो हवा है वॉल्यूम तो फिक्स है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, टायर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम ड्राइविंग करते हैं तो टायर के साथ साथ हमेशा रबिंग होती रहती है, फ्रिक्शन होता रहता है, रोड के साथ फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम तो फिक्स है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी, है ना, 1 मोल के लिए, या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बोल लो। अब वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो देखो वही बात बोल रहा था ये, कि जो एयर प्रेशर होता है टायर में वो इंक्रीज हो जाता है ड्राइविंग के समय। मतलब अगर गाड़ी खड़ी है तब कम प्रेशर होगा, चल रही होगी तो ज़्यादा होगा। तो क्यों होगा ऐसा, और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको स्टेटमेंट अब जरूर पढ़नी है, आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आपको बेसिक आइडिया मैं दे दूँ इसका। देखो फर्स्ट लॉ के अगर आपसे लिमिटेशन पूछेगा एग्जाम में, तो आपको इतना बताना है कि ये सिर्फ बात करता है सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन की। भाई आप सिस्टम को हीट देते हो, या तो विंड एनर्जी बढ़ाता है या वर्क डन करवा लेता है, तो सिर्फ इसकी बात करता है। और दूसरी बात है ना, ये हो गया आपके लिमिटेशंस, ये बात आप लिमिटेशंस में लिख दोगे, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ये नहीं बताता कि कौन से प्रोसेसेस पॉसिबल हैं, है ना। आपने ये वर्ड भी देखा होगा यहाँ पे, फिजिबिलिटी बताता है, फिजिबिलिटी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और फिजिबल, इस वर्ड का भी यही मतलब है। तो कौन से प्रोसेस फिजिबल हैं, कौन से नहीं, बस इसकी बात करता है। डायरेक्शन नहीं बताता कि इधर से प्रोसेस इधर को जाएगा। जैसे मान लो भाई आप चाय पी रहे हो, है ना। अब गर्म चाय तो ठंडी हो जाती है रूम पे बैठे बैठे, पर ठंडी चाय गर्म क्यों नहीं होती अपने आप। इस तरीके की बातें होती हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट लॉ ये सब नहीं बता पाता। सेकंड लॉ बताता है हमें, सेकंड लॉ में बताता है कि हीट जो होती है ना, वो नेचुरली हॉट से कोल्ड की तरफ ही जाती है। हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाती है। मतलब अगर हम कुछ ना करें ना, हम कुछ ना करें, तब भी हीट हॉट से कोल्ड चली जाएगी। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता, इसका उल्टा अपने आप नहीं होता। जैसे फ्रिज है ना, आपका रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे हमें क्या बिजली देनी पड़ती है, तब जाके फिर वो क्या करता है, चीज़ों को ठंडा रखता है। वहाँ की हीट निकाल निकाल के, फ्रिज ऑलरेडी ठंडा है अंदर, आप कुछ और रखते हो वो और ठंडा हो जाता है। तो क्यों वहाँ से हीट निकाल निकाल के हम बाहर फेंक रहे हैं। बाहर गर्म है, अंदर ठंडा है, फिर भी ठंडे से हीट निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे। तो ये हम उससे करवाना पड़ता है। तो यही बातें हमारी सेकंड लॉ बता पाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, तो सारे नेचुरल प्रोसेसेस में प्रिफर डायरेक्शन होता है। वो प्रिफर डायरेक्शन क्या होता है, ये हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है हीट। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हॉट से कोल्ड की तरफ। अगर आपको इसका उल्टा करवाना है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके फिर यहाँ से हीट जाएगी। वो हम लोग रेफ्रिजरेटर में बात करते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको चाय का, वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसे रीड कर सकते हो। तो इसका फिर आपसे स्टेटमेंट पूछता है एग्जाम में, तो आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये कि पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो आपके दो स्टेटमेंट है इसमें, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा आपका क्लॉस्टर स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक क्या है कि आप ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, कि साइकिल में काम कर रहा हो, एंड कन्वर्ट्स ऑल द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर कंप्लीटली इनटू वर्क। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ, देखो ऐसा नहीं है कि आपके पास, देखो कोई भी इंजन होता है ना, इंजन, कोई भी इंजन हो गया, मान लो आपके पास कोई इंजन है, हीट इंजन। तो इंजन क्या करता है, ये कहीं से हीट लेता है, जहाँ से हीट लेता है ना उसको सोर्स बोलते हैं हम लोग। ये हमारा हॉट होता है, और एक हमारा सिंक होता है। इस सोर्स ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, सिंक तो लो टेम्परेचर पे होता है। तो हमें सिंक से काम करवाना है, तो ये यहाँ से हीट लेता है कुछ तो, और यहाँ पे कुछ तो वर्क करता है फिर, लेकिन ये कुछ हीट फिर वेस्ट भी होती है। तो यही बोल रहा है कि ऐसा आप इंजन बना ही नहीं सकते जो यहाँ से अगर 100 जूल ले, अगर सोर्स से 100 जूल ले, तो 100 का 100 वर्क बना दे, ऐसा नहीं है। 100 जूल लेगा, 80 का वर्क कर लेगा, लेकिन 20 वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, अभी कई कई लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, इस चैप्टर में फुल मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर को देख के, लेकिन फिर भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, है ना। तो वो वर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही, तो ये टोटल एनर्जी लेगा, कुछ वर्क करेगा, जो बच जाएगी। तो ये स्टेटमेंट लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, इम्पॉसिबल है हीट इंजन बनाना ऐसा जो कन्वर्ट कर दे सारी हीट जो आप हॉट रिजर्वायर से लोगे, किसमें, कंप्लीटली इनटू वर्क। ऐसा नहीं हो सकता। बिना रिजेक्ट करे सारा का सारा काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो वेस्ट करेगा ही। जैसे हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, वैसे ही नो हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। इसका मतलब सिंपल इतना हो गया, कोई भी इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है। भाई आपने जितनी एनर्जी दी सारी की सारी थोड़ी वर्क कर रहा है, कुछ वेस्ट भी कर रहा है, इसलिए एफिशिएंट नहीं है। सम हीट मस्ट ऑलवेज बी रिजेक्टेड टू अ सिंक। तो कुछ हीट हमेशा कहाँ जाएगी, सिंक में जाती ही जाती है। ये बोलता हमारा पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसका उल्टा हो गया, रेफ्रिजरेटर की फॉर्म हो गई। यहाँ पे हमें हीट सिंक से निकाल के सोर्स से फेंकनी है। तो हमारा जो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, अब भाई खुद से कोई मशीन ऐसे काम नहीं कर सकती कि जो हीट निकाल ले, कहाँ से, ठंडी बॉडी से हीट निकाल के कहाँ फेंक दे, हॉटर बॉडी में फेंक दे, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के या एक्सटर्नल एजेंट के। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये आपका सिंक हो गया, है ना, और ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका सोर्स हो गया ऊपर, ये सोर्स हो गया। और आपको इसमें क्या देना पड़ेगा, आपको इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब ये यहाँ से हीट लेगा और फिर ये इधर फेंकेगा। तो ये हीट सिंक से ले रहा है, और ये लो टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर है, ये आपका हाई टेम्परेचर है, हॉट रिजर्वायर है। तो बिना वर्क के, देखो यहाँ पे हम इससे वर्क करवा रहे थे, यहाँ हमें इसे वर्क करना पड़ रहा है, तब जाके यहाँ से हीट निकाल के इधर फेंक रहा है। तो यही बोलता है स्टेटमेंट कि कोई भी इंजन, कोई भी रेफ्रिजरेटर ऐसा आप नहीं बना सकते जो ठंडी जगह से हीट निकाल के बड़े
गर्म जगह पे फेंक दे, आपको वर्क करोगे तभी ऐसा हो पाएगा। बस इसी बात को बोलता है ये। तो आ रेफ्रिजरेटर और एसी कैन नॉट वर्क विदाउट इनपुट और वर्क इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिना बिजली के ये काम नहीं कर सकते। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट ऑन इट्स ओन, हीट कोल्ड बॉडी से हॉट में नहीं जा सकती अपने आप। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। आप ये पॉइंट्स आप ध्यान रखो, 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। बाकी आपके एग्जाम में कार्नोट इंजन का वो भी है। कार्नोट इंजन में आप मुझे कमेंट करके बता देना, कार्नोट इंजन पे अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो। ये बड़ा टॉपिक है, बस आप इसमें एफिशिएंसी का ध्यान रखना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1-T2/T1 होता है, या फिर 1-Q2/Q1 होता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, अगर आपको पढ़ाया है, आपके स्कूल में पढ़ाया है तो, अगर आपके सिलेबस में है तो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे कंप्लीट करूं तो पर आप मुझे कमेंट में बता देना वीडियो में कि कार्नोट इंजन पढ़ा दो सर, तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। बाकी इस टॉपिक को छोड़ के इसके जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ये आपका वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन सारे कर लेना बच्चों। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट करके बता देना आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। अच्छे से अपने एग्जाम्स दो, फाइनल अच्छा करो, फिर मिलते हैं हम लोग क्लास 12th में। थैंक यू सो मच, वेलकम टू माई चैनल, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज साइंस फिजिक्स, अतुल सर।